नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपनी खास पेशकश के साथ, जिसमें हम आपको आज बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विदेश यात्राओं पर जाने वाले हैं। तो वहीं आज का सबसे हॉट टॉपिक आपको हम जानकारी देंगे। अयोध्या राम मंदिर में जिस तरीके से कथित घोटाले का मामला पूरे तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, आज उस पर अहम बैठक होने वाली है। क्या कुछ खास रहेगा, तो इन्हीं सभी तमाम मुद्दों के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की इस खास पेशकश की। तो प्रज्ञा, सबसे पहले बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की 6 दिवसीय अहम विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं। ये यात्रा जो है वो भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूत करने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, और देखिए अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, रक्षा के सहयोग, तो वहीं समुद्री रक्षा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला जैसे तमाम विषयों पर विचार मंथन करने की भी संभावनाओं को जताया जा रहा है। साथ ही साथ प्रज्ञा, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और साझेदारी को भी नई मजबूती देंगे। बिल्कुल निकिता, क्योंकि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है और इसी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो निकले हुए हैं। ऐसे में इस यात्रा को केवल कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर निकिता इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही निकिता बता दें, वैश्विक स्तर पर बदलते भू राजनीतिक हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा जो है वो कई मायनों में खास मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम समझौते और नई पहलों पर भी सहमति बन सकती है। बिल्कुल, देखिए जिससे भारत और इन देशों के बीच सहयोग का दायरा बढ़ेगा, व्यापक होगा। तो वहीं कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 6 दिवसीय विदेश यात्रा भारत के एक्ट ईस्ट नीति को और भी गति देने के लिए, तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने और मित्र देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले वो इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए हैं और पीएम मोदी की 6 दिन की ये विदेश यात्रा है। एक्ट ईस्ट नीति को निकिता इसे लेकर जो है वो रफ्तार मिलेगी। वहीं निकिता, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, 3 देशों के विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो निकले हुए हैं। ऐसे में ये जो यात्रा है वो केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाए या रणनीतिक या रक्षा के क्षेत्र में भी इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 दिवसीय यानी 3 देशों के दौरे पर आज निकल चुके हैं। इंडोनेशिया में उनकी पहली यात्रा है। इंडोनेशिया सबसे पहले वो जाएंगे यहाँ पर व्यापार से संबंधित व्यापार समझौते को लेकर वहाँ के सरकार के साथ उनकी वार्ता होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। राष्ट्रपति से भी वो आप मुलाकात करेंगे, क्योंकि लगातार इंडोनेशिया और भारत के संबंध को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, उस संबंध को किस तरह से मजबूत भी किया जाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा फोकस रहेगी। वो लगातार देश को विकसित बनाने के लिए लगातार कई देशों के लगातार उनका जारी है। ऐसे में देश में निवेश बढ़े, व्यापार बढ़े, दोनों देशों के बीच संबंध हो, इस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का जो पहला उनका दौरा है 6 जुलाई से 8 जुलाई तक वो इंडोनेशिया में रहेंगे। उसके बाद 8 जुलाई को देर शाम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, वहां पर भी वो 10 जुलाई तक रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी निवेश, रक्षा के क्षेत्र में वहाँ की सरकार से वो कई मुद्दों पर वार्ता होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी और कई अहम दस्तावेज पर एमओयू भी होगा। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के तरफ से या फिर ऑस्ट्रेलिया के तरफ से या इंडोनेशिया या फिर न्यूजीलैंड बातें सामने आ रही थी कि भारत के साथ किस तरह से हमें व्यापार बढ़ाना है, रक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें बेहतर काम करना है। तो जिसको लेकर लगातार
इन सभी चीजों को लेकर वो लगातार दूसरे देशों के बिल्कुल अरविंद, देखिए ये भी कहना बिल्कुल कहीं ना कहीं सही होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है वे तब से विदेश यात्राओं पर जाते हैं और कहा जा सकता है कि भारत के संबंध काफी हद तक बेहतर हुए हैं। अरविंद, बिल्कुल, जिन देशों से प्रधानमंत्री की यात्रा हुई उन देशों से भारत का जो संबंध है वो बेहतर हुआ है। भले ही अपने देश की में जो विपक्ष राजनीतिक दल के जो नेता है, भले ही मोदी के इस विदेशी दौरा पर तंज कस रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी प्रधानमंत्री का किसी देश का दौरा होता है तो उस देश से संबंध भारत का बेहतर होता है। यही वजह है कि कई देश भारत से आर्थिक नीति से या फिर रक्षा की नीति से समझौता करना चाहते हैं और लगातार भारत के साथ व्यापार करने में उनका योगदान भी काफी रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत जो प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत को इन देशों से काफी उम्मीद भी है कि इस देश में निवेश बढ़ेगा और वहाँ की सरकार को भी उम्मीद है कि भारत भी लगातार बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये भारत की हमेशा से रणनीतिक पॉलिसी रही है, क्योंकि इससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसको बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लाया। ऐसे में ये पॉलिसी को क्या रफ्तार मिलेगी इस दौरे के दौरान? देखिए, जिस पॉलिसी की चर्चा हो रही है उस पॉलिसी को लेकर इंडोनेशिया में कल बैठक होगी। वहाँ के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी और उस पॉलिसी पर किस तरह से हम बेहतर काम कर सकेंगे उस पर समझौता होगा। अब समझौता कल की बैठक के बाद ही उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि जो एक्ट 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पलटी है और जो नया एक्ट के तहत वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वार्ता होगी उस पॉलिसी पर चर्चा होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कल जो दोनों देशों के बड़े नेता आपस में मिल बैठकर वार्ता करेंगे तो क्या सहमति बनती है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री जो है 3 देशों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी प्रधानमंत्री जो है वो जाने वाले। सबसे पहले वो इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद वो 3 देशों के दौरा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण जो है ये दौरा माना जा रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए काफी अहम ये दौरे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या के उस मुद्दे के बारे में बातचीत करते हैं जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से जुड़ा एक बेहद ही अहम अपडेट सामने आया है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज जो है वो होगी और जिसमें कि आपको बता दें कि इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मंदिर से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना प्रज्ञा देखने को मिल रही है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लगभग जितने भी प्रमुख हैं वो सब इस बैठक में मौजूद होंगे। इसके साथ ही निकिता ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक को लेकर ट्रस्ट के जो विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण निकिता ये बैठक जो है वो माना जा सकता है। आज इस पे चर्चा होने वाली है। अब देखना होगा निकिता कि इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए यह जो मुद्दा है वो हमारे देश में इस समय पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर जहां राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो है लगातार सामने आ रही है, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रही है। क्या कुछ इस पर ताजा अपडेट है, जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। राम मंदिर चरावा चोरी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मामले पर जमकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है। बैठक में श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े लगभग सभी पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। इस मामले पर श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों को सूचना दे दी है। 6 जुलाई को 3 बजे मंदिर परिसर में बैठक होने वाली है। सभी 14 सदस्यों को इसकी सूचना दे दी गई है। ट्रस्ट में कुल 14 सदस्य हैं और सभी को निमंत्रण दिया गया है। उम्मीद है कि सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक 3 बजे मंदिर परिसर में संपन्न होगी। सभी 14 ट्रस्टी जो आज हैं सभी को सूचना गई है, सभी को निमंत्रण गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी ट्रस्टी भाग लें। तो गोविंद देव गिरी जी ने सभी को
सूचना भेजी है। हमारा विश्वास है कि सभी लोग भाग लेंगे। बैठक में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला, राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर चर्चा, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर भविष्य की व्यवस्थाओं पर चर्चा, वित्त वर्ष 2025-26 के आय व्यय और लेखा जोखा की समीक्षा, अन्य प्रशासनिक और संगठनात्मक फैसले भी शामिल हैं। बता दें कि आज की इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। बैठक में ट्रस्ट के सदस्य एसआईटी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। वहीं मंदिर में बड़े पैमाने पर चोरी का आरोप लगाने वाले विपक्ष के नेताओं ने मंदिर से करीब 20,000 करोड़ रुपए गायब होने का आरोप लगाया है। तो देखिए, लगातार यह जो विषय है वो गर्माता जा रहा है। चढ़ावा विवाद पर ट्रस्ट की आपात बैठक भी होनी है और इसी पर ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अजहर खान जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरीके से यह मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से गर्माया हुआ है और इसी बीच अहम बैठक, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक है और जिस तरीके से देखिए ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे और इसके अलावा देखिए मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। देखिए ये बड़ी बैठक है, तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया है, इस विषय पर चर्चा होगी और इसी के साथ ही देखिए अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर भी इस पर चर्चा होगी, क्योंकि तमाम लोगों ने इस्तीफा पहले ही दे दिया था। अब उनके इस्तीफा मंजूरी को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी और जिस तरीके से जो कथित चढ़ावा चोरी का मामला है, इसमें किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, तो इस ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा आज बैठक में इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और कई लोग शामिल होंगे। देखिए जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी, उनके द्वारा सभी लोगों को बैठक के लिए बुलाया गया था और आज ये बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे, चाहे वो ट्रस्ट के पदाधिकारी हों। देखिए जिस तरीके से चंपत राय पर कई तरीके के आरोप लग रहे थे, अनिल मिश्रा पर आरोप लग रहे थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनके इस्तीफे के मंजूरी को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी चर्चा करेंगे और आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या ट्रस्ट के पदाधिकारी, महासचिव और ट्रस्टी ये बदले जाएंगे, उन नामों पर भी चर्चा होगी। हालांकि इन नामों का ऐलान अभी नहीं किया जाएगा, इसके बाद जब विशेष बैठक होगी तो उसके बाद ही नामों का ऐलान होगा। लेकिन इस जो एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि हमने देखा एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो शासन को सौंपी थी और उसमें देखिए कई तरीके की बातें सामने आई थी और उसके बाद लगभग 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें टिन्नू यादव थे, अविनाश शुक्ला थे, जिनके पास से जो है कैश जो है वो भी बरामद हुआ और उसके बाद पुलिस ने इन तमाम लोगों के घर पर छापेमारी भी की। तो देखिए तमाम विषय है और 2025 से 26 आज ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में क्या ट्रस्ट में जितने लोग हैं उन सभी को लेकर चर्चा होगी, उन्हें भी हटाया जा सकता है? अगर चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है तो उनकी जिम्मेदारी जो है वो किसको दी जाएगी, इसकी कोई जानकारी? ट्रस्ट के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्योंकि उनकी देखरेख में ही पूरे ट्रस्ट के पदाधिकारी तमाम लोग काम करते हैं। तो हालांकि चंपत राय की बात की जाए, अनिल मिश्रा, इन लोगों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और अब इनका इस्तीफा जो मंजूर करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर आज बैठक पे चर्चा होगी और चंदा चोरी का जो पूरा प्रकरण है और एसआईटी की जो अंतिम रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा होगी। प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद कई लोगों पर कार्रवाई हुई थी, अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, किन किन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ट्रस्ट की बड़ी बैठक है, ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास महाराज जी, वो भी बैठक में शामिल होंगे, तमाम ट्रस्ट के पदाधिकारी। बिल्कुल अजहर, अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ अहम फैसला निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, देखिए लगातार ये है जो मुद्दा है वो इस समय ज्वलंत है पूरे तरीके से हमारे देश में और जहां आज अहम बैठक होने वाली है, इसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर ट्रस्ट की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बिल्कुल निकिता, अब देखते हैं कि क्या कुछ फैसला आता है। निकिता, अब आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में भारत रत्न
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहे। बिल्कुल, नेताओं ने उनकी शिक्षा, राष्ट्र के प्रेम, तो वहीं राष्ट्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय एकता में योगदान को भी याद किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने देश की अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अनुच्छेद 370 हटने को उनके संकल्प की पूर्ति को भी उनको बताया, और जहां उन्होंने नेताओं ने उनके राष्ट्र प्रथम संदेश को आज भी प्रासंगिक बताया है। बिल्कुल निकिता, उनके विचारों को आगे बढ़ाने और देश की सेवा की प्रेरणा लेने का आह्वान भी इस दौरान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। तो 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, और जिस प्रकार अब से लगभग 75 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कहा वो सपना पूर्ण हुआ, और धारा 370 को जड़मूल से समाप्त किया गया, और कश्मीर के आवाम को एक नई सुबह देखने का अवसर मिला। आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के पश्चात एक आत्मसंतुष्टि का भाव हमारे मन में है, और मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सोच करके भारतीय जनसंघ की स्थापना की, वो सोच, वो विचार न सिर्फ आगे बढ़ा है, अपितु अपनी सार्थकता को भी सिद्ध किया गया है। तो देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजन किए जा रहे हैं, और इसी बीच बेहद ही सुंदर तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं, और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया। उत्तरी कोलकाता के सुकिया स्ट्रीट में बन रही मूर्ति के चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ पाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर इस प्रतिमा को हाल ही में यहां स्थापित किया गया था। सुकिया स्ट्रीट के पास रहने वाले एक स्थानीय निवासी ने कहा कि मूर्ति तोड़कर सामाजिक मतभेद पैदा करना ठीक नहीं है, जबकि मूर्ति की रिपेयरिंग करने वाले मजदूर ने बताया कि यह पूरी तरह से बनकर तैयार थी, नेम प्लेट भी लग चुकी थी, जिसे तोड़ दिया गया है। पाड़ा में खबर आ रहा है कि उनका मूर्ति तोड़ दिया गया। ऐसा करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक आइकॉनिक लीडर थे, उनको मूर्ति तोड़ना ऐसा ठीक नहीं लग रहा है। उनका तो मतलब देश के लिए बहुत ही अवदान है, वो बहुत देश के तरक्की के लिए कोशिश किए थे, लेकिन ऐसा सामाजिक मतभेद ऐसे मूर्ति तोड़ के नहीं। पूरा रेडी था, और रेडी था तो पता नहीं कोई तोड़ दिया था, इसीलिए हमको भेजा है रिपेयरिंग करने के लिए। हाँ, सब नेम प्लेट था, सभी टूट गया है, सभी को तोड़ दिया था। हाँ, अभी फिर से कर रहा है। कल ऑलरेडी रेडी हो गया था, फिर आज हम सुबह में देखा तो पूरा टूटा हुआ है। बीजेपी इस मामले पर भड़की हुई है। पार्टी के विधायक स्वराज घोष ने इसकी निंदा करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने की मांग की। निंदनीय घटना, कारण आजके भारत केशरी एवं आज पश्चिमबंगेर जिनि प्रतिष्ठिता तार मूर्ति जारा भेंगेছে, प्रशासনের কাছে এটা আমার করজোড়ে আবেদন, সে যে দলেরই হোক এবং সে যত বড়ই মস্তান হোক এবং যত বড়ই এলাকার দুর্নীতিবাজ হোক, ক্রিমিনাল হোক, তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। वहीं कांग्रेस इस मामले में बीजेपी पर ही हमलावर है। सांसद इमरान मसूद ने कहा कि खुद ही तोड़फोड़ कराकर मुसलमान की पिटाई कराने का काम ही तो चल रहा है। खुद ही तोड़फोड़ कराओ, उसके बाद मुसलमानों की पिटाई कराओ, यही काम तो करना है। नफरत बांटना है, नफरत परोसना है, नफरत के नाम पर सियासत करनी है, तो यही तो चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। इस मौके पर राज्य की बीजेपी सरकार ने राजकीय अवकाश का ऐलान भी किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों में अपराधियों और माफियों को संरक्षण मिलता था और जबकि उनकी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया प्रज्ञा कि पहले की जो सरकारें थी वो कट्टा और बम बनाने वालों को बढ़ावा देती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूरे तरीके से बदल चुका है। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। रैपिड रेल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर एक बार फिर से गरजे। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और माफिया तंत्र पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सरकारें माफिया पालती थीं और कट्टा बम बनवाती थीं, लेकिन आज उनकी सरकार लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में यूपी का बढ़ती हुई ताकत, हमारे पास अगर हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। यही अंतर है। 2017 के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाती थे लूटपाट करने के लिए, और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं लखनऊ में। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था और उसके लिए वे लोग लगे रहे। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। सीएम योगी ने राम मंदिर के मामले में बिना नाम लिए विपक्ष पर वोट बैंक के लालच में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बेशर्मी से समर्थन करने का भी आरोप लगाया। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है, लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। सम्मेलन में सीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और पीएम मोदी द्वारा धारा 370 हटाने की जमकर तारीफ की। बहरहाल इस महासम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सीएम योगी और यूपी के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए हुंकार भर दी है। तो प्रज्ञा, जहां अखिलेश यादव पूरे तरीके से हमलावर है प्रदेश सरकार पर, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, संत समाज के एक वर्ग ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग के साथ ही 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए, इस घोषणा के बाद जहां धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रज्ञा, यह भी सामने आया है कि चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 9 अगस्त को कार सेवा करने का आह्वान करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। और इस ऐलान के बाद कई संतों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं।
बिल्कुल निकिता, कुछ संत इसे आस्था से जुड़ा विषय बता रहे हैं तो कुछ कार सेवा के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल दिखा देते हैं दर्शकों को इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग तेज हो गई है। मामले में संतों की ओर से 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया गया है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया है। संतों की ओर से कार सेवा के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का ऐलान किया गया। इस ऐलान पर संतों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से अयोध्या में संतों ने, कार सेवकों ने, साधु संतों ने कार सेवा करके उस कलंकित ढांचा को ध्वस्त करने का काम किया था, वही समय आ गया है उन कलंकित ढांचाओं को ध्वस्त करके अयोध्या के तर्ज पर भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर भगवान कृष्ण जन्मभूमि बनाया जाएगा। संत का आंदोलन, संत का हुंकार सराहनीय है। संत समाज हिंदू जमानत के साथ है, क्योंकि हम इन सनातनियों की आस्था में कुठाराघात नहीं होने देंगे। ये हमारे सनातनियों की आस्था है, हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि की जन्मभूमि है। जन्मभूमियों की यह सुदृढ़ करना, अलग जगाना सनातनियों की काम है, सनातनियों की नैतिक जिम्मेदारी है। उसी तरह उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पालन करने के लिए हुंकार भर दिया है। और ईदगाह कमेटी से भी प्रार्थना की है कि यदि हम आप न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहते हैं तो हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। हम आपको मेवात में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं और मस्जिद को टूटने का, फूटने का, बनाने का जो भी खर्चा होगा हम वो भी देने को तैयार हैं। हमारा श्री के जन्म संघर्ष इस पूरे प्रकरण में आगे आने को तैयार है, भाईचारा निभाने को तैयार है। हम चाहते हैं हमारी कृष्ण कन्या का जन्म स्थान मुक्त हो और अखिलेश यादव जी उसमें मध्यस्थता करें। इस ऐलान को लेकर बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी संतों का समर्थन कर रही है। बधाई, शुभकामनाएं उन सभी संतों को, उन सभी महापुरुषों को, सभी सनातनियों को जो कार सेवा के माध्यम से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण के बिगुल को बजा रहे हैं। इस पे अखिलेश जी को भी कुछ जवाब देना चाहिए। तो उनको, नेताजी को, उनके पूरे परिवार को, भाई कार सेवा तो मामला कोर्ट में है, लेकिन प्रयास हम लोगों का रहेगा कि हम लोग, हमारी सरकार उस पर जो हो सकता है बेहतर वो करे। और हम लोग शुरू से पूरा हिंदू मानस जानता है कि वो कृष्ण जी का मंदिर था और आज भी है। अब जैसे अयोध्या का हाल था वैसे ही मथुरा और काशी का भी हाल है। इस देश के अंदर संत महात्मा जो भी हैं वे सारे के सारे पूजनीय हैं और हमारे सनातन धर्म के अंदर संत जो आदेश देते हैं हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। तो राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, राम मंदिर निर्माण के बाद मथुरा और काशी बाकी है, तो इसके लिए भी कार सेवा की जाएगी और हम सब कार सेवा के लिए तैयार हैं। जहां संत महात्मा का आह्वान हुआ हम सब कार सेवा के लिए तत्पर हैं। जबकि संतों के इस फैसले पर वीएचपी ने जहां किनारा कर लिया, तो वहीं शाही ईदगाह कमेटी संतों के इस ऐलान पर आपत्ति जता रही है और कह रही है कि कहीं से भी ये सही नहीं है। न्यायालय पे सबको भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। 18 मुकदमे तो चल रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और लगभग 10 के करीब एसएलपी वगैरह माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जहां माननीय न्यायालय में मुकदमे लंबित हों तो वहाँ इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कानून पर सबको भरोसा रखना चाहिए। और मथुरा का मामला बिल्कुल अलग है। मथुरा में राम मंदिर में तो रामलला त्रिपाल में बैठे थे, लेकिन मथुरा में भव्य मंदिर बना हुआ है, पूजा अर्चना जारी है, रास्ते अलग हैं, शाही मस्जिद का रास्ता अलग है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता अलग है। ऐसा है कि संतों की अपनी लीला अलग होती है, वो उनकी अपनी क्या लीला है, संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या भावना है, किस उन मानसिकता से वो करना चाह रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत चल रही हो उसमें इस तरह की घटनाएं करनी भी नहीं चाहिए। इससे थोड़ा सा निश्चित रूप से माहौल बिगड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उनको जो भी प्रेरणा दें कि उस प्रेरणा से वो ऐसा कार्य करे जिससे लॉ, अमन, चैन बना रहे।
कार सेवा के ऐलान को लेकर संतों ने राजनीतिक दलों से साथ आने का आह्वान भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा कर चुके हैं। बीते दिनों राम मंदिर चंदा प्रकरण गहराने के बाद योगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के अभियान में जुटने का आह्वान भी कर चुके हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मथुरा का भी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद एक बार फिर से सियासी पारे पर पूरे तरीके से चढ़ता जा रहा है। और जहां अयोध्या की तर्ज पर ही मथुरा में भी कार सेवा की अपील अब सामने आने लगी है। बिल्कुल निकिता, जिससे माहौल जो है और भी अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। और इसी बीच अदालत में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले के याचिकाकर्ता दिनेश फलारी ने भी इस विवाद को लेकर एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर शाही ईदगाह कमेटी को पत्र लिखकर इस पूरे विवाद में हस्तक्षेप और मध्यस्थता की अपील की है। निकिता, दिखा देते हैं दर्शकों को इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी गरमाने लगा है। अयोध्या की तरह मथुरा में भी कार सेवा की अपील की जाने लगी है। अपील अखिलेश यादव से भी की जा रही है इसमें दखल देने की। इस बीच अदालत में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने अखिलेश यादव और शाही ईदगाह कमेटी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने अखिलेश से इस विवाद में मध्यस्थता करने की अपील की है। तो आज हमने बड़े दुखी मन से अखिलेश यादव जी को पत्र लिखा है और ईदगाह कमेटी को पत्र लिखा है। हमने अखिलेश यादव जी से इस पूरे प्रकरण में मध्यस्थता करने की मांग की है, क्योंकि अखिलेश यादव जी यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जो मुगलों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था उसको मुक्त कराने में अपना आगे आकर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव जी को हमारा मंदिर आजाद कराना चाहिए। इसके अलावा दिनेश फलाहारी ने शाही ईदगाह कमेटी को लिखे अपने पत्र में मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन मेवात में देने और मस्जिद की टूट फूट और उसके निर्माण का खर्च देने का प्रस्ताव भी रखा है। और ईदगाह कमेटी से भी प्रार्थना की है कि यदि आप न्यायालय के भाग समझौता करना चाहते हैं तो हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। हम आपको मेवात में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं और मस्जिद को टूटने का, फूटने का, बनाने का जो भी खर्चा होगा हम वो भी देने को तैयार हैं। हमारा श्री के जन्म संघर्ष इस पूरे प्रकरण में आगे आने को तैयार है, भाईचारा निभाने को तैयार है। हम चाहते हैं हमारी कृष्ण कन्या का जन्म स्थान मुक्त हो और अखिलेश यादव जी उसमें मध्यस्थता करें। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर याचिकाएं अभी कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन यूपी के चुनावी समर से पहले इस मामले में अखिलेश यादव को मिले प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया देखने वाली होगी। तो प्रज्ञा, अब दर्शकों को लिए चलते हैं बिहार की ओर, जहां राजनीति में बड़ा सियासी मोड़ आ गया है। राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव अब बेहद ही हाई प्रोफाइल और दिलचस्प हो गए हैं। बिल्कुल निकिता, और इसी की वजह से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया और जन सुराज पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। अब तक की चुनावी रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर जो है वो पहली बार अब जनता के बीच वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए बांकीपुर सीट बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में गिनी जाती है। ऐसे में प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी ने इस उपचुनाव को अब सीधे तौर पर प्रतिष्ठा की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। और इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं हमारे दर्शकों को। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल और दिलचस्प हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पीके के पहली बार चुनावी मैदान में उतरने की आधिकारिक घोषणा की। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जन सुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारे सूत्रधार
श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नाम की घोषणा पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर में अगर हमें जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को बड़ा बल मिलेगा बल्कि बिहार में बदलाव की सोच को पुनर्जीवित करने में भी मदद मिलेगी। की चिंता किए बगैर लोग बिहार की चिंता करेंगे, बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बने इसकी चिंता करके वोट देंगे और बिहार यहाँ से बांकीपुर से बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद प्रशांत किशोर का टेम्पल रन भी शुरू हो गया। वो पहले पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक भी किया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर का ये उपचुनाव बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का चुनाव है और बांकीपुर का ये उपचुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने, जिताने और हराने का चुनाव नहीं है। ये सरकार बनाने बिगाड़ने का भी चुनाव नहीं है। बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का चुनाव है। एक बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का चुनाव है और ये जिम्मेवारी ऊपर वाले की कृपा से बिहार के सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर है। प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर एनडीए की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जबकि जेडीयू और एलजेपी ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, प्रशांत किशोर लड़े या कोई और लड़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बांकीपुर विधानसभा में पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहरा रही है। बांकीपुर के विधायक रहे हैं नितिन नवीन जी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बांकीपुर की जनता के अंदर खुशी की लहर है और बांकीपुर की जनता इस बार अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी। प्रशांत किशोर बातें अच्छी करेंगे लेकिन वोट कम मिलेंगे। देखिए, स्पष्ट तो यही है कि बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए तो हर आदमी फ्री है, कोई आदमी पर प्रतिबंध नहीं है, चाहे प्रशांत किशोर हो या और कोई हो, नेता हैं। लेकिन हमारे समझ से तो हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी सफल होंगे, बहुत बुरी तरह से हारेंगे। शुभकामनाएं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो जहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्णय तो जनता मालिक को लेना। मुझे लगता है कि जनता जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य हमेशा होता रहा, आगे भी होगा। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। वो अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। नितिन नवीन इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए ये सीट जीतना उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देश में मॉनसून अब उफान पर नजर आ रही है। कई राज्यों में बारिश का काल बनकर उभर रही ये बारिश राजधानी दिल्ली का भी हाल बुरा कर चुकी है। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कहीं नदियों में उफान है तो कहीं सड़कें तालाब बन गई हैं। कहीं दीवार गिर रही है तो कहीं हालात सुधारने के लिए सड़कों पर नकली स्पाइडरमैन को उतरना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सांबा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से बसंतर नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 5 लोग नदी के बीच फंस गए। इसके बाद सांबा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बरसात के मौसम में नदी नालों के आसपास जाने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। सभी लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। ये लोग जो है यहीं के सिडको में काम करने वाले हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ये लकड़ियाँ लेने आए हुए थे। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि सीज़न जो रेनी सीज़न है वो शुरू हो गया है, तो लोगों से अपील की जाती है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि बारिश से जो है जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उससे जान माल का खतरा रहता है।
मॉनसून की पहली भारी बारिश में राजधानी दिल्ली बेहाल नजर आई। तुगलकाबाद समेत कई जगहों में जलभराव देखने को मिला। बारिश से पहले प्रशासन ने कई दावे किए थे, लेकिन कई इलाकों में हुआ जलभराव दावों की पोल खोल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज दिल्ली के साथ साथ ग्रेटर नोएडा के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश के बाद मलकपुर गोल चक्कर पानी में डूबा नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी और परेशानी है। मजबूरी में लोग इस पानी वाली सड़क को पार कर रहे हैं। सवाल यही है कि हर बार मानसून से पहले बड़े बड़े दावे करने वाला प्रशासन फेल क्यों हो जाता है। पुणे में राहत की बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। पिंपरी चिंचवड के भेल चौक में कोटक महिंद्रा बैंक के सामने लगातार हो रही तेज बारिश के कारण एक इमारत की सेफ्टी वॉल गिर गई। इस हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में मानो आसमान से आफत बरस रही है। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में स्पाइडरमैन की ड्रेस में सड़कों पर उतरा युवक लोगों की मदद कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर समय रहते प्रशासन ने पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाए। बहुत ज्यादा तकलीफ है, जो कि ये काम महानगर पालिका वालों का है, मगर उन लोगों ने अभी तक ये चीज कुछ नहीं किया। हर साल टेंडर करोड़ों का पास होता है भिवंडी में, मगर आज भी रोड की हालत वैसे ही है। खड्डा न कम हो रहा है न खत्म हो रहा है। आरसीसी रोड बंद है, फिर भी लोग पानी में बहते जा रहे, लोगों की मौत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। वैसे तो अभी मॉनसून का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। देखना होगा कि आने वाले दिन राहत लेकर आते हैं या लोगों की ओर ज्यादा आफत बढ़ाते हैं। देखिए, ऐसी ही तस्वीरें जो है वो मुंबई से भी देखने को मिल रही हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश से अब जानलेवा बारिश साबित हो रही है। और जहां बीते शहर आपको बताते चले, रात भी मानखुर्द इलाके में जनता नगर में एक बड़ा हादसा हो गया, और जहां भारी बारिश के बीच ग्राउंड प्लस 3 मंजिला चाल का हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर गया। बिल्कुल निकिता, इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। इसी पर दिखा देते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मॉनसून अब सिर्फ राहत नहीं, जानलेवा आफत बन चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक 4 मंजिला चौल का हिस्सा अचानक रविवार रात भर भराकर गिर गया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, बीएमसी, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। बारिश के बीच रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया। मानखुर्द में रविवार रात करीब 8:30 बजे हादसा हुआ। बारिश की वजह से एक 4 मंजिला चौल गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। एनडीआरएफ और बीएमसी ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 2:30 बजे हमें बीएमसी कंट्रोल रूम द्वारा इस घटना के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, और तभी हमारी विदिन 10 मिनट हमारी टीम हमारे लोकेशन से अंधेरी और कुर्ला से यहाँ के लिए रवाना हो गई। हमने यहाँ से 6 जो पीपल थे जो एक्सट्रिकेट किया गया है और नियर बाय हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया है। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने घटनास्थल का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। पूरा स्लम एरिया है वैसे देखे जाए तो, और एक के ऊपर एक 12 बाय 12 के ऊपर 4 मंजिल हो गई है। सब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, लेकिन बारिश के चलते आज पूरी बिल्डिंग नीचे बैठ गई और कुछ 6 लोगों की मौत हो गई है। बहुत दुखद घटना ये है। बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी, कैसे क्या ये बिल्डिंग खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई, किसने परमिशन दिया नहीं दिया, ये भी देखा जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए जर्जर इमारतों की अनदेखी का आरोप लगाया। 95 के बाद झोपड़े इलीगल बनते गए। बस यहाँ की जनता से पूछिए कि क्या 1 इंच 1 ईंट भी बिना पैसे दिए कर सकते हैं? गरीब लोग हैं, जब उनको लगता है कि मेरा परिवार बढ़ गया है और पैसे से काम होता है तो वो इलीगल बना देते हैं। लेकिन अगर सरकार टाइट होती ना तो एक इंच भी बन नहीं सकता। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये हुआ 7:45 बजे करीबन ऐसा हुआ है ये हादसा रात में, और 4
4 बच्चे थे, जो हमें 5 बच्चे थे, एक औरत थी। उसमें मतलब वो बच्ची खेलने के लिए आई थी और वो लोग का नाम होकर वहाँ से निकल रहे थे, कर खाली करके जाने वाले थे। उतने में थोड़े ही देर हुआ, उसके बाद में कहना वो दीवार पलटी हो गई अपने आप में। आपकी आंखों के सामने सब कुछ? हाँ, आंखों के सामने ही हुआ। मैं भी कुछ देर पहले वहीं खड़ा था, उसके बाद मैं अपना घर चले आया। जैसे इधर आया तैसे उसके बाद अपने आप गिर गया। सिर्फ मानखुर्द ही नहीं, वाशी में भी भारी बारिश के बीच एक पुरानी 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया, जिसमें एक राहगीर की मौत हो गई। दीवार ग्रिल के साथ नीचे गिर गया है और जो फुटपाथ से जाने वाले लोग हैं, एक लड़का जा रहा था जिसके ऊपर गिरने से ये मौत हो चुकी है। 2025 में नोटिस दिया हुआ है, लेकिन इसके जो ओनर है उन्होंने इग्नोर करके रखा है। इसकी वजह से स्ट्रक्चरल ऑडिट करके हमारे पास रिपोर्ट नहीं दिया है, इसकी वजह से हम उसको C1 या कैटेगरी में डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। यानी मुंबई में लगातार हो रही बारिश अब जर्जर इमारतों की पोल खोल रही है और लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। सोमवार के लिए कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर और वसई समेत कई इलाकों में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। रेलवे पटरियों पर पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने जैसी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। मानखुर्द और वाशी का यह हादसा सिर्फ एक इमारत गिरने की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो अवैध और जर्जर इमारतों को खड़ा तो रहने देता है, लेकिन उनमें रहने वालों की जिंदगी नहीं बचा पाता। बारिश अभी जारी है, ऐसे में अगला हादसा रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो निकिता, अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है और राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में मोरक्को ने सह मेजबान कनाडा को एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट जो है वो पक्का कर लिया। वहीं पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन दूसरे हाफ में मोरक्को ने पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा लिया। बिल्कुल, और जहां देखिए टीम के स्टार मिडफील्डर अज़ेदन ने भी ओनाही ने इसमें 2 शानदार गोल दागकर कनाडा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को ने इतिहास की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। राउंड ऑफ 16 में सह मेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। ह्यूस्टन में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत कनाडा ने दमदार अंदाज में की। शुरुआती मिनटों में जोनाथन डेविड और तानी ओनू वसाई ने लगातार हमले किए, लेकिन मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनू दीवार बनकर खड़े रहे। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। मैच में कई बार खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। रेफरी को पहले हाफ में ही 7 येलो कार्ड दिखाने पड़े। हालांकि पहले 45 मिनट तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ में मोरक्को पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। 50वें मिनट में कप्तान अशरफ हकीमी की शानदार फ्री किक मूव पर अज़ेदीन ओनाही ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गोल दाग दिया। यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। कनाडा ने बराबरी के लिए लगातार हमले किए, लेकिन बोनू और मोरक्को की मजबूत डिफेंस के सामने हर कोशिश उसकी नाकाम रही। 82वें मिनट में एक बार फिर ओनाही ने गोल कर मोरक्को की बढ़त दोगुनी कर दी और स्टॉपेज टाइम में सैफियानो रहीमी ने तीसरा गोल दागकर 3-0 की शानदार जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ मोरक्को लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब उसका सामना पैराग्वे को हराने वाली फ्रांस से होगा। वहीं इस हार के साथ कनाडा का सफर यहीं थम गया। मोरक्को ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी सुनहरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें क्वार्टर फाइनल पर हैं, जहां अफ्रीकी शेर एक और बड़ा शिकार करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। तो प्रज्ञा, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा के लिए निकल चुके हैं, तो वहीं अयोध्या में आज अहम बैठक है। क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं हमने स्पोर्ट्स के बारे में भी आज आपको जानकारी दी।
तो इसी के साथ खबर देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।